हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रीगल क्लासेस। माय नेम इज़ फिरोज अली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग आप ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम है भुगतान शेष। इस वीडियो की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में शुरू करते हैं विदेशी विनिमय दर। क्या होता है सर फॉरेन एक्सचेंज रेट? एक डॉलर 60 रुपए का है। कितने का है? 60 रुपए का हमने जस्ट माना। तो यानी एक देश की करेंसी की एक इकाई के बदले में दूसरे देश की करेंसी की कितनी इकाई आ सकती है, इसी को कहा जाता है विदेशी विनिमय दर। क्योंकि ऐसा होता है कि एक कंट्री सेल्फ डिपेंड नहीं होती, उसे दूसरी कंट्री के साथ लेन देन करने ही करने पड़ते हैं। तो जब हम दूसरी कंट्री के साथ लेन देन करेंगे तो दूसरे देश की करेंसी की अलग रेपुटेशन होगी, तो एक दूसरे देश की करेंसी की रेपुटेशन अलग होगी, वैल्यू अलग अलग होगी। तो इनको किस हिसाब से अदला बदला करना है, इसी को कहा जाता है विदेशी विनिमय दर, जिसको कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। मैंने यही बात यहाँ लिख रखी हुई है। इसको डिसाइड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो है हमारे पास स्थिर विनिमय दर प्रणाली, और एक है नम्य या लोचशील विनिमय दर प्रणाली। पहले हम डिस्कशन करते हैं स्थिर विनिमय दर प्रणाली के बारे में। स्थिर नाम से सजेशन हो रहा है कि ये फिक्स्ड होगी। ओके, ये प्राचीन काल में हुआ करती थी। यानी पहले क्या हुआ करती थी, फॉरेन एक्सचेंज रेट सरकार डिसाइड करा करती थी। यानी एक डॉलर कितने रुपए के बराबर होगा उसके डिसीजन ना तो मार्केट नहीं करा करता था, बल्कि कौन करती थी? सरकार करा करती थी। इसी को कहा जाता है स्थिर विनिमय दर प्रणाली। इसको डिसाइड करने के हमारे पास दो तरीके थे। एक तरीका तो है स्वर्णमान स्थिर विनिमय दर प्रणाली। एग्जाम्पल के तौर पर एक डॉलर माना हमने 8 ग्राम सोना। एक डॉलर बराबर कितने ग्राम सोना माना हमने? 8 ग्राम सोना। जबकि सॉरी पाउंड, एक पाउंड बराबर 8 ग्राम सोना, एक डॉलर बराबर 4 ग्राम सोना। यानी इन दोनों को अगर कंपेयर करी जाए, इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो कौन सी करेंसी पावरफुल होगी बताइए? ऑफकोर्स पाउंड। क्यों? इसमें 8 ग्राम सोना आ रहा है जबकि डॉलर में कितना आ रहा है? 4 ग्राम सोना आ रहा है। यानी अगर इसको एक्सचेंज करना है हमें, तो मैं कह सकता हूं एक पाउंड बराबर 2 डॉलर होगा। यही हो जाएगा एक्सचेंज रेट। क्या हो जाएगा? एक्सचेंज रेट। यानी स्वर्णमान स्थिर विनिमय दर प्रणाली में क्या होता था, प्रत्येक देश अपनी करेंसी का मान पहले सोने में डिसाइड करता है कि एक करेंसी बराबर कितने सोने ग्राम सोना होगा, और सोने के बिहाफ पर वो क्या करते हैं? एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं। ठीक है। एक होता है ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, या समझनीय सीमा प्रणाली भी कहा जाता है। ये भी स्थिर का दूसरा पार्ट है। इसमें क्या होता है? इसमें होती ये भी स्थिर ही है, लेकिन इसमें कुछ हद तक आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है समझनीय सीमा प्रणाली। यानी एक डॉलर बराबर, मैं एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। एक डॉलर बराबर 60 रुपए है स्थिर। कौन डिसाइड करेगी? सरकार। लेकिन आप इसमें कुछ हद तक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यानी इसको 59 कर सकते हैं या 61 कर सकते हैं। यानी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की अनुमति इसमें दी गई थी। इसी को कहा जाता है ब्रिटेन वुड्स या समझनीय सीमा प्रणाली, जो कब चला करती थी? प्राचीन काल के अंदर। अब बात करते हैं किसके बारे में? नम्य या लोचशील विनिमय दर प्रणाली। लोचशील विनिमय दर प्रणाली क्या होता है सर? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी कहते हैं इसको। आज की डेट में जो रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड होती है वो इसी सिस्टम के द्वारा डिसाइड होती है। और ये इसमें क्या किसका रोल होता है? बाजार मांग और बाजार पूर्ति का है। यानी खरीदने और बेचने वाले डिसाइड करते हैं कि रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा। डिटेल में समझते हैं यहां पर आगे। डॉलर के लिए बात कर लेते हैं हम। 11वीं क्लास में एक चैप्टर सीखा होगा आपने कि पूर्ण बढ़ती हुई बाजार के अंदर संतुलित कीमत का निर्धारण। डिक्टो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है। यानी जिस तरह से एक वस्तु की कीमत डिसाइड होती है, वैसे ही यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड होता है। एग्जाम्पल के पूरा डिटेल में समझते हैं। मैंने खरीदने वाले से बात करी, भाई खरीदने वालों, अगर 10 रुपए का एक डॉलर बिके तो तुम कितने डॉलर खरीदोगे? खरीदने वालों ने कहा जी 3 खरीदेंगे, यानी 10 पर 3। महंगा हो जाए तो कम खरीदेंगे, और महंगा हो जाए तो और कम खरीदेंगे। यानी रेट ऑफ एक्सचेंज अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी। ये खरीदने वाले से बात हो रही है, यानी बाजार मांग हो गई। अब बात करते हैं बेचने वालों से। यानी बेचने वाले क्या कहते हैं? 10 रुपए पे एक डॉलर बेचने के लिए तैयार है, 20 पर 2, 30 पर 3। यानी रेट ऑफ एक्सचेंज क्या बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। ये बेचने वालों की बात है, क्योंकि ज्यादा प्राइस पर ज्यादा मुनाफा होता है। इस वजह से ज्यादा प्राइस पर ज्यादा बेचेंगे और यहां पर ज्यादा प्राइस पर कम खरीदेंगे। इसी बात को मैं डायग्राम के द्वारा दिखाता हूं। ये एक्स अक्ष यहाँ मांग और पूर्ति की क्वांटिटी दिखाया है हमने, यहाँ विनिमय दर यानी आर दिखाई है हमने।
10, 20, 30, 40 डिमांड वक्र और ये सप्लाई वक्र। अब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट जो कर रहे हैं वो इस पॉइंट पर कर रहे हैं, इसी को कहा जाएगा समता दर। क्या कहा जाएगा? समता दर, ये जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विटी रेट। तो सर सिंपल सी बात ये है, जहां पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं उस दर को ही कहा जाता है विनिमय दर। और यहाँ पर जो है, जिस तरह आप लोगों को देखते होंगे अखबार के अंदर कि रोजाना करेंसी का जो मान है वो घटता बढ़ता रहता है, वो इसी वजह से होता है, जिसकी मांग ज्यादा होगी वो ज्यादा महंगा होता जाएगा और जिसकी सप्लाई ज्यादा होगी वो सस्ता होता चला जाएगा। ठीक, तो यानी लंबे एलोसिन विनिमय दर प्रणाली व प्रणाली होती है जिसमें विनिमय दर का निर्धारण बाजार मांग और बाजार पूर्ति द्वारा होता है। इसमें सरकार का कोई इंटरफेयर, कोई रोल नहीं होता। अब बात करते हैं इस पर कॉन्सेप्ट पर आधारित छोटे छोटे क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहले बताता हूं वृद्धि के बारे में। वृद्धि किसी भी चीज में हो, चाहे मांग में हो चाहे पूर्ति में हो, वो दाईं ओर खिसकेगा। कहां खिसकेगा? दाईं ओर खिसकेगा, यानी राइट साइड। राइट साइड। डिमांड वक्र हो गया, यहाँ क्वांटिटी ऑफ डिमांड बनाई हमने, डिमांड वक्र ऐसे बना दिया। अगर वृद्धि होगी मांग में तो मांग वक्र किधर जाएगा? राइट साइड खिसक जाएगा। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ सप्लाई की, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, ये सप्लाई वक्र था ओरिजिनली। जब सप्लाई में वृद्धि होगी तो सप्लाई वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा, यानी चाहे मांग में वृद्धि हो चाहे पूर्ति में वृद्धि हो, दोनों ही कहां खिसकेंगे? दाईं ओर खिसकेंगे। तो सर अगर कमी की बात कर लेते हैं, फिर कमी यानी डिक्रीज, चाहे डिमांड में हो चाहे सप्लाई में हो, कहां पर होगा? बाईं ओर होगा, यानी लेफ्ट साइड होगा। डिमांड कमी करनी है, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड हो गया। D2 रख लेते हैं। सप्लाई कमी करनी है, लेफ्ट साइड, ये हो गया डिमांड और ये हो गया सप्लाई। ठीक है, वृद्धि भी समझा दिया और कमी भी समझा दिया। अब इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछा जाए एग्जाम में। यदि मांग में वृद्धि होती है तो संतुलित विदेशी विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, इसको मैं 3 या 4 नंबर के लिए समझा दूंगा आपको कैसे करना है इसको। सबसे पहले 3-4 लाइनें छोड़ेंगे हम, 3 या 4 जैसे भी सही लगे, और जो आपकी आंसर शीट है उसके राइट साइड में डायग्राम बनाएंगे, जैसे मैं कर रहा हूं। ये आपकी आंसर शीट, इस पर ऊपर एक्सप्लेन मेन आंसर लिखूंगा मैं, यहां पर लिखूंगा मेन आंसर, मुख्य आंसर, और यहां पर मैं डायग्राम बना रहा हूं और इसकी एक्सप्लेनेशन इसके सामने करूंगा मैं, इसकी व्याख्या। तो पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम के अकॉर्डिंग मेन आंसर और डायग्राम के अकॉर्डिंग व्याख्या। याद रट्टा कुछ नहीं मानना, सिर्फ डायग्राम को देखकर बताना आपको आंसर। यहाँ क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एक्स अक्ष पर, ये वाई अक्ष आर रेट ऑफ एक्सचेंज डिमांड। क्वेश्चन ने कहा है मांग और में वृद्धि हो, तो पहले संतुलन दिखा दो। संतुलन दिखाने के बाद ही मैं चेंज करूंगा, पहले डिमांड सप्लाई और ये हो गया इक्विलिब्रियम रेट, यानी समता दर, जो रेट ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। अच्छा, इस वाले एग्जांपल में ये बताइए कि रेट ऑफ एक्सचेंज कितना रहेगा? रेट ऑफ एक्सचेंज कितना रहेगा? 20 रुपए रहेगा। क्यों? खरीदने वाला खरीदने के लिए तैयार है और बेचने वाला बेचने के लिए तैयार है। यानी रेट ऑफ एक्सचेंज अगर मुझसे कोई पूछे संतुलित रेट ऑफ एक्सचेंज या समता दर कितने का है तो 20 रुपए बताऊंगा मैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि $1 जो है 20 रुपए में। ठीक है, अब ऐसा मत कहना सर ये तो 2 लिखा हुआ है, 20 रुपए ईच के हिसाब से लिखा हुआ है, 20 रुपए ईच के हिसाब से, यहाँ पे 20 रुपए ईच के हिसाब से, यानी $1 पर डॉलर कितने का बिकेगा? 20 रुपए का बिकेगा। हाँ जी, मांग में वृद्धि, मांग वृद्धि होगी तो राइट साइड बना देंगे हम, D1 पहले संतुलन दर ये थी, अब ये हो जाएगी। ठीक, राइट साइड किसका दिया मैंने? डी से D1 हो गया। पहले रेट ऑफ एक्सचेंज ये था, अब रेट ऑफ एक्सचेंज ये हो गया। तो जरा देख के बताना डायग्राम को, जो रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाएगा या घट जाएगा? R से R1 हो गया, तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसकी अकॉर्डिंग मैं मेन आंसर लिखूंगा। जब मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र दाईं ओर खिसकेगा और संतुलित विनिमय दर बढ़ जाएगी। ये मेन आंसर हो गया। अब डायग्राम की व्याख्या में क्या करना है हमें? जो डायग्राम में लिखा हुआ है उसको अपने शब्दों में लिख दीजिए, उसी को कहा जाएगा व्याख्या। जैसे कि एक्स अक्ष पर मांग व पूर्ति को दिखाया गया है, वाई अक्ष पर विदेशी विनिमय दर को दिखाया गया है, डी मांग वक्र,
एस एस पूर्ति वक्र है, जहां दोनों एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उसको कहा जाता है समता दर या प्रतितेज बिंदु या संतुलित विनिमय दर कहा जाता है। जब मांग में वृद्धि होगी तो मांग वक्र दाईं ओर खिसककर D1 हो जाएगा और संतुलित विनिमय दर ए से E1 हो जाएगी और रेट ऑफ एक्सचेंज पहले कितना था आर, अब आप कितना हो जाएगा R1 हो जाएगा। सिंपल व्याख्या, 3 या 4 नंबर पूरे। ठीक, एक क्वेश्चन और बता दो इसमें, अभी जैसे मैंने मांग में वृद्धि का बताया था, अब कमी का बताऊंगा। सारी चीजें रफ कर रहा हूं मैं या पूर्ति में बताता हूं, पूर्ति में कमी का, पूर्ति में कमी, पूरा क्वेश्चन सेम, बस यदि पूर्ति में कमी होती है तो संतुलित विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर वैसे ही यहां पर आंसर मेन आंसर लिखूंगा मैं, यहां डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम के अकॉर्डिंग मेन आंसर और डायग्राम के अकॉर्डिंग व्याख्या। यहां क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड, यहां रेट ऑफ एक्सचेंज यानी विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर कौन से अक्ष पर सर, ये वाई अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है। डीडी डिमांड, एसएस पूर्ति, क्या कहा है ना पूर्ति में कमी, तो सर पूर्ति में कमी करेंगे, ठीक है। लेफ्ट या राइट, लेफ्ट होगा, कमी अभी हमने सीखा है, किसी भी चीज में कमी हो लेफ्ट जाएगा। अब हमें करनी क्या है, पूर्ति में कमी, पूर्ति वक्र ये रहा, लेफ्ट साइड करना है हमें, S1 पहले रेट ऑफ एक्सचेंज किया यहां था यानी संतुलित विनिमय दर ये था, अब ये हो जाएगा। पहले रेट ऑफ एक्सचेंज इतना था, अब इतना हो जाएगा, तो रेट ऑफ एक्सचेंज अभी भी क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, मेन आंसर, जब विदेशी पूर्ति में या विदेशी विनिमय की पूर्ति में वृद्धि कमी होती है तो पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकेगा और संतुलित विनिमय दर बढ़ जाएगी, ये मेन आंसर हो गया। अब इसकी व्याख्या, व्याख्या में क्या करना है सर, डायग्राम को देखकर लिखना है आपको। एक्स अक्ष पर क्या दिखाया है, मांग और पूर्ति को दिखाया गया है, वाई अक्ष पर विदेशी विनिमय दर को दिखाया गया है, डीडी मांग वक्र है, एसएस पूर्ति वक्र है, जहां दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसको संतुलित ई से दिखाया गया है। जब पूर्ति में कमी होगी तो पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसककर S1 हो जाएगा और संतुलित विनिमय दर R से बढ़कर R1 हो जाएगी। सिंपल, ठीक, कोई दिक्कत। होपफुली ये जो टॉपिक मैंने आपको समझाए हैं आज के वीडियो में, ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसमें